चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि हमारी ओवर थिंकिंग। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत प्यारे प्यारे आप लोग के मैसेज मिल रहे हैं ये बुद्धिज्म के, जब से मैंने सेशन शुरू करे हैं। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हम सभी लोग अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। और बुद्धिज्म में सिर्फ वही है, आप अपने को सुधारिए, दुनिया नहीं सुधरने वाली। दुनिया आएगी, ट्रिगर करेगी, आपको कुछ ना कुछ बोलेगी, या हो सकता है कुछ बोले ही ना, आप अपनी मनगढ़ंत ड्रामा बना लो। आज उसी ड्रामा के बारे में आज हम समझेंगे कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं। मुझे भी 8-9 साल हो गए मेडिटेशन को टीच करते हुए। मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स देखा है, लोग कहते हैं हमारी थिंकिंग कम नहीं हो रही है। देखिए, थिंकिंग तो मेरी पहले से कम हो गई है, पर ये कहूंगी कि मैं फुल्ली अवेयर हूं, झूठ है। कई बार तो हम इतने टेंस रहते हैं कि हम पूरा नहा के बाहर निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने नहाए थे। मतलब ये मालूम रहता है कि हमने नहाया था, पर एक क्लियर विजन नहीं रहता है। आप ड्राइव करके अपने घर तक क्या जाओगे, इतना ऑटो पायलट और हमारा इतना इनर डायलॉग चलते रहता है। पर मेडिटेशन के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। पर हमारे साथ क्या होता है कि हम मेडिटेशन भी करवाते हैं आप लोग से, और इतने स्पीकर लोग को लेके आते हैं कि आप लोग को बार बार समझाते रहे कि ऐसे करो वैसे करो, अपनी मेंटल बॉडी को ठीक करो, अपनी एस्ट्रल बॉडी को ठीक करो, और वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत बहुत नॉलेज देते रहते हैं। पर नॉलेज सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। सुन तो लेते हैं हम कि अरे अच्छी भावना करनी है, सबसे प्रेम से रहना है, बस 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 हो गया, और फालतू के नहीं सोचना है, अच्छी चीजों के बारे में सोचना, सब जानते हैं। उसके बावजूद निगेटिविटी हमारा पीछा नहीं छोड़ती कई वर्षों के बाद भी, और हम उसमें काफी स्टक रहते हैं। अगर डेली लाइफ में अगर हम देखें, मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया, आपको ब्लू टिक दिख गया कि उसने मैसेज पढ़ लिया है। अब उसने रिप्लाई नहीं किया, आपकी बेचैनी चालू हो जाती है कि क्यों नहीं रिप्लाई किया, इतना क्या काम पड़ा था जो मुझे रिप्लाई नहीं करा। चलो भाई, 2 घंटा 3 घंटा आप बार बार देखेंगे कि उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। और जो नहीं रिप्लाई करता ना, हम जाके बकायदा देखते हैं कि उसकी ब्लूटिक हुई है कि नहीं, उसने रीड किया है कि नहीं, या हमारा ऑडियो प्ले हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमारी टेंडेंसी है, क्योंकि बहुत साल पहले, बहुत साल तो नहीं बोलना चाहिए, शायद 2 साल पहले मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक का स्वाध्याय किया था। मैरिज थिबॉट मैरिज की थी, मास्टर योर इमोशंस। अगर आप लोगों में से किसी को थोड़ा बहुत याद हो, उसमें पूरी नेगेटिविटी के बारे में और अपने ड्रामा के बारे में मैंने बताया था। पर जब मैं अब बुद्धिज्म पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है कि थिबॉट मैरिज ने भी पूरी की पूरी कॉपी ना बुद्धिज्म से कर ली है। और आज अगर देखा जाए तो जितनी साइकोलॉजी की बुक्स बन रही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बुद्धिज्म की टीचिंग से ली गई हैं, बुद्धिस्ट की टीचिंग से ली गई हैं। तो जो थिबॉट मैरिज ने बताया था ना, कि हमारे में ना एक चीज कॉमन है हमारे ब्रेन की इवोल्यूशन में। देखिए, हम जब से मानव हुए हैं, पहले गुफाओं में रहे, फिर ट्राइब में रहे, फिर धीरे धीरे सिविलाइज होते हुए हम कॉलोनीज में आए, और अब सभ्य लोगों के समान हम अच्छे से रह रहे हैं। पर हमारा जो ब्रेन का इवोल्यूशन है, उसमें वो फियर ऑफ रिजेक्शन आज तक के इनबिल्ट हमारा ज्यों का त्यों है। हम रिजेक्ट नहीं होना चाहते, कोई हमको इग्नोर करे पसंद नहीं। कोई बॉयफ्रेंड ने किसी गर्लफ्रेंड को रिजेक्ट कर दिया, तो चाहे गलती लड़की की भी रहे, पर वो पूरा का पूरा ब्लेम उस लड़के को देगी, क्योंकि रिजेक्शन किसी भी हालत में हमको पसंद नहीं है। तो मास्टर ऑफ इमोशन के बारे में आखिरी में मैं थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगी। तो अभी कार्ल जंग के बारे में आप जानते हैं, इतनी उन्होंने बुक्स लिखी है साइकोलॉजी में, उन्होंने रिवॉल्यूशन ला लिया, इतना सब कुछ बोला, और कितना सुंदर तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है हमारी पर्सनालिटी को। उसने भी बुद्धिज्म की कई टीचिंग्स को अपनाया। इवन इंडिया आके उन्होंने यहाँ पर कई जगह गए भी थे बुद्धिस्ट लोगों के मोनेस्ट्री वगैरह में। तो कार्ल जंग ने बार्दो थोडॉल जो बुक है, तिब्बती बुक ऑफ द डेड, उसका भी मैंने स्वाध्याय किया है।
उसमें से बहुत सारे फंडामेंटल इंसाइट्स लिए हैं। क्योंकि अगर बार्दो थोडॉल आपको याद हो तो वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को जोड़ के बताते हैं कि जैसे हम मर गए, हमारे अंदर द्वेष है, तो हम वहां पे भी द्वेष की भावना ही करते रहेंगे आफ्टर बर्थ। देखिए, बॉडो थोडाल बुद्धिज्म की बुक नहीं है, वो उनकी वज्रयान की बुक है। और वज्रयान भले वो बुद्धिज्म की एक ब्रांच है, पर मैं जो आप लोग को टीचिंग्स बताती हूँ वो प्योर बुद्धा की टीचिंग्स है, थेरवाद की, क्योंकि मैं उसी को फॉलो करती हूँ। पर मैं एक एग्जांपल के बता रही हूँ कि तिब्बती बुक ऑफ द डेड में कार्ल जुंग ने लिया। फिर टीडी सुजुकी, जो जैन बुद्धिज्म के बहुत अच्छे राइटर और फिलोसोफर थे, उनकी बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू जैन बुद्धिज्म, उससे भी कार्ल जुंग प्रभावित हुए थे। और अभी तो आप सब लोग जानते हैं कि तिज नहत हान ने माइंडफुलनेस को एक अलग लेवल पे ला दिया है कि स्ट्रेस अगर आपको है तो माइंडफुलनेस आपको करना ही पड़ेगा। इमोशनल वेलबींग के लिए हमारे बहुत जरूरी है और एक प्रैक्टिकल टूल है। तो ये सब चीजें जो हम समझ रहे हैं, माइंडफुलनेस, हम बताते भी रहते हैं लोगों को माइंडफुलनेस रहो, माइंडफुलनेस रहो। जैसे मैंने कहा ना कि कई बार तो हम पूरा काम कर लेते हैं, उसके बाद हमको याद आता है कि अरे हम कर क्या आ गए, हमको तो याद ही नहीं रहा कि हम कैसे अवेयरनेस में करें नहीं। तो मैं जब नहीं करती हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया नहाने का, और मैं बाहर निकलती हूँ और मुझे लगता है कि माय गॉड, मैं तो आज बिल्कुल अवेयरनेस खो दी, तो मुझे लगता है कि जैसे मुझसे एक पाप हो गया है। मतलब मैं अनअवेयर होके नहाई, मतलब इतना मेडिटेशन का क्या फायदा। पर क्यों होता है, क्यों हम इतना ज्यादा उस फ्लो में चले जाते हैं। उसी के ऊपर ये सुत्त है जिसका नाम है मधु पिंडिका सुत्त। ये मध्यम निकाय का 18वां सुत्त है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द बॉल ऑफ हनी, द हनी बॉल सुत्ता, ये दोनों कहा जाता है। और ये बताता है कि आपके मन में जो ड्रामा चलता है, ड्रामा को पाली भाषा में प्रपंच कहा जाता है, हम हिंदी में भी बोलते हैं प्रपंच, मतलब ड्रामा, संसार। तो प्रपंच और कॉन्फ्लिक्ट को के बारे में वो बताता है कि कैसे इसको रोका जाना चाहिए। सॉरी। तो इसकी हमेशा, जैसे उसकी कॉन्टेक्स्ट हमको बताना पड़ता है कि कहाँ पे ये बोला गया था और किस लिए बोला गया था। तो एक बार कपिल वस्तु के निग्रोधाराम में भगवान बुद्ध रह रहे थे। भिक्षाटन के बाद वे आए, बिल्व वृक्ष के नीचे आके आराम कर रहे थे। एक आदमी आता है उनके पास, उसका नाम था दंड पानी पानी। तो दंड पानी पूछता भगवान बुद्ध से कि समण, आप क्या शिक्षा पढ़ाते हैं, मतलब क्या देते हैं आप, आपके उपदेश क्या हैं। तो भगवान एकदम छोटा सा आंसर देते हैं, पर वो बहुत गहरा रहता है कि मैं ऐसा धम्म सिखाता हूं जिसमें संसार के किसी भी प्राणी से झगड़ा नहीं होता। वो ज्ञानी जो काम सुखों से, मतलब जो ये मटेरियलिस्टिक चीजों की डिजायर्स हैं, उससे विरक्त हो गया हो, शंका से मुक्त हो गया हो, चिंता से मुक्त हो गया हो, और किसी भी लोक की उसको इच्छा नहीं हो, मतलब भाव की तृष्णा भी नहीं हो कि मैं तुषित लोक में पैदा होऊंगा कि ब्रह्म लोक में पैदा होऊंगा, कहाँ जाऊंगा, ये वो भाव की तृष्णा भी नहीं हो, तब उसके मन में कोई संस्कार नहीं टिकते हैं। संस्कार मतलब इम्प्रिंट्स, जो हम इम्प्रिंट्स बनाते हैं वही हमारे कर्मा बीज है। तो वो कहते कि ऐसे व्यक्ति में कर्म नहीं टिकते, संस्कार नहीं टिकते। अब दंड पानी को तो समझ में नहीं आता है कि भगवान बुद्ध ने क्या बोला, और वो असंतुष्ट होकर चला जाता है। अब उनके भिक्षुओं को भी नहीं समझ में आया, तो भिक्षु लोग जब तक के भगवान बुद्ध के पास जाए, भगवान बुद्ध चले गए। तो उनका जो एक शिष्य था महाकच्चायान, वो बहुत उसके बारे में बताते हैं कि उसका पूरा स्वर्ण के समान, जब वो पैदा हुआ था ना, स्वर्ण के समान था उसका पूरा रूप, और इसीलिए उसको कच्चायान उनका गोत्र था। तो उसमें महाकच्चायान उसका नाम रखे थे कि वो एक अलग से ही दिखता था बच्चा। और उसने बहुत जल्दी अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली थी भगवान बुद्ध के में आके। और उसकी में एक क्वालिटी थी कि भगवान बुद्ध छोटी सी 2 लाइन का भी कुछ बोल के जाएंगे तो उसको पूरा एलोबरेट करके अच्छे से विस्तार से समझाता था। तो जितने भी भिक्षु थे वो महाकच्चायन के बारे में जानते थे। तो जैसे ही भगवान बुद्ध जाते हैं ना दंड पानी को बोल के, तो सब भागते हैं महाकच्चायन के पास कि देखो भगवान बुद्ध ने ये 2 लाइनें बोली, इसका मतलब क्या है।
तो फिर महाकात्यायन उनको बताते हैं। फिर उसके बाद आनंद जाके पूछता है भगवान बुद्ध से कि आपने इतनी सुंदर देशना दी, तो इसको कौन से सुत के नाम से हम याद रखें? तो भगवान बुद्ध ने इसका नाम रखा मधुपिंडिका। मधुपिंड मतलब एक तरह का लड्डू है, जो शहद का लड्डू बना रहता था। तो भगवान बुद्ध बोले कि लड्डू को जिस भी तरफ से खाओ मीठा ही लगता है। तो ये सुत आपको, जैसे भी आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करोगे ना, आपका लाइफ में से कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष खत्म होते जाएंगे, दुख खत्म होते जाएंगे, संतोष आएगा और प्रसन्नता आएगी। तो इसका नाम ये रखो। ठीक है, अब रख लेते हैं भाई ये मधुपिंडिका सुत। तो ये जो सुत है वो संघर्ष की जड़ को समझाता है कि कोई भी संघर्ष हमारे लाइफ में जो होता है ना, दुख, वो बाहर नहीं है, वो हमारे मन के भीतर है। और उसका कारण है मेंटल प्रोलिफरेशन, यानी कि मानसिक प्रसार। तो मानसिक प्रसार क्या होता है? एक विचार से दूसरा विचार, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, वो करते करते वो जाल बनता है। तो वो कैसे बनता है उसके अनुसार। अब जैसे देखो फ्रेंड्स, अभी तक के हम लोग न्यू एज स्पिरिचुअलिटी पढ़ रहे थे, तो जब मैं बुद्धिज्म पढ़ती हूँ ना, तो मुझे पूरा ब्लैंक होके बैठना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं बुद्धिज्म पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे समान तो इस दुनिया में कोई अज्ञानी नहीं है। हमने बहुत सी चीजें भर के रखी हुई हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल दे रही हूँ आप लोग को। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, कि हम हमेशा मानव ही बनेंगे, पशु योनि में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्रेशन होने वाला है ना। हम मेंटल ह्यूमन से ह्यूमन ही रहेंगे, क्योंकि हम एनिमल को क्रॉस करके आ गए। अब हमको उसके लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर बुद्धिज्म बोलता है आप तो कभी भी पशु योनि में जा सकते हो। आपने बुरा विचार किया, लोभ किया, द्वेष बहुत किया, जाओगे अपाय भूमि में। और लोभ वाले लोग तो पशु योनि में जाते ही हैं। तो ऐसे करके हम ये वाली चीजों को भी, मैं पहली बार पढ़ी तो आश्चर्य लगा, क्योंकि थियोसॉफी बोलता है कि कोई कोई मनुष्य पशु योनि में जाता है, पर ये तो कहते हैं भगवान बुद्ध की बहुत लोग जाते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो पशु योनि में जा रहे हैं, उनका भविष्य कहाँ है। तो चलिए ये वाला तो एक एग्जांपल दी। दूसरा, मैं बार बार आप लोग के जो वो हमारी धारणाएं बनी हुई है ना, जो परसेप्शन बने हुए हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में चेतना है, हर जगह, इधर उधर सब जगह चेतना ही चेतना है, और हम कॉन्शियस बीइंग है, कॉन्शियसनेस है हमारे में। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये भी एक आध्यात्मिक अवधारणा है, जो बता रही हूं ना कि पूरा यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस है। भाई मिनरल में, इसमें कम है कॉन्शियसनेस, पत्थरों में कम है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा है कॉन्शियसनेस, फिर एनिमल्स में और ज्यादा कॉन्शियसनेस है, फिर ह्यूमन में और ज्यादा है ना, ताकि हम निर्वाण प्राप्त कर सकें। भगवान बुद्ध बोलते हैं कोई जादू की चीज नहीं है कॉन्शियसनेस जो हर एक को तुम बांट रहे हो, ये है ही नहीं हर एक जगह। ये भी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से होता है। तो हमारे पास कॉन्शियसनेस है, पर भरा हुआ नहीं है, कोई चीज नहीं है हमारे अंदर में कि नीता के में इतनी कॉन्शियसनेस है, उसके में इतनी कॉन्शियसनेस है, ऐसा नहीं है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में बताते हैं कि जैसे हमारी सेंसेस हैं, हमारे 6 सेंसेस हैं, 5 आपको मालूम ही है कर्मेंद्रियां, है ना। अब उसके सातवां, ये छठवां वो लेते हैं मन को भी। तो 6 इंद्रियां हुई। जब भी वो 6 इंद्रियां अपने ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करती हैं, मैं आपको पीपीटी आखिरी में थोड़ा देर के बाद दिखाऊंगी, बहुत थोड़ी सी पीपीटी है ताकि आपके दिमाग में बैठे। एक चीज दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा इजी लगे। तो जैसे मेरे मेरे आंखों ने इस लैपटॉप को देखा, और लैपटॉप क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ये मेरी आंख हुई, और इन दोनों का कांटेक्ट जब हुआ, मैंने देखा, तभी कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है। पड़ी हुई नहीं है मेरे पास। वो कांटेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट से मिलने से कॉन्शियसनेस पैदा होती है। तो ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑर्गन प्लस कॉन्शियसनेस, ये तीनों मिला के हमारी
उसको स्पर्श कहते हैं, और पाली लैंग्वेज में फस्सा कहते हैं। अभी आप फस्सा रहने दो, स्पर्श मतलब कांटेक्ट हुआ। अब उसके बाद हमारी वेदना शुरू होती है। हमको अच्छी लगती है चीज, लाल रंग है, मान लीजिए मैंने लाल फूल देखा, मेरी आंख लाल रंग के फूल को देखी, दोनों में देखना हुआ, कॉन्शियसनेस पैदा हुई, तुरंत मेरी संज्ञा मेरे को बताएगी कि ये लाल रंग है ना, क्योंकि संज्ञा पहचानेगी कि ये लाल रंग है, क्योंकि मैंने लाल रंग देख चुका है, तो ये लाल रंग का फूल है। फूल भी मुझे बताया जाएगा मेरे संज्ञा के द्वारा कि ये फूल है, इसको फूल बोलते हैं। इतनी जल्दी जल्दी होता है कि मैं पहचान गई कि ये लाल रंग का फूल है। अब वेदना में हो सकता है मुझे लाल रंग पसंद हो तो मुझे अच्छा लगेगा, और हो सकता है मुझे लाल रंग से नफरत हो, मुझे घृणा हो, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा लाल रंग। तो उसके बाद ही हमारी वेदना होती है, और वहीं से ही सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि हमारा जो प्रपंच है, जो हमारा माइंड का जो काम है, वहीं से ही शुरू होता है। तो ये ओवर थिंकिंग का हम आज कारण जानेंगे कि क्यों हम प्रपंच में फंसते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मधुपिंडिका मैंने बताया है, MN18, द बॉल ऑफ हनी। और ये देखिए, जैसे मेरी आंख से देखने वाली चेतना तब उत्पन्न होगी जब मैं आंख से कोई चीज देखूंगी। अभी आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, तो अभी आपकी आंख से देखने वाली चेतना भी उत्पन्न हो रही है, और कान से सुनने वाली चेतना भी उत्पन्न हो रही है, ईयर कॉन्शियसनेस। और यदि आपके आसपास कोई गंध हो, चाहे कोई परफ्यूम लगाया हो, या कुछ भी आपके घर में किचन में चाय बन रही हो, तो वो सूंघने वाली चेतना भी आपकी उत्पन्न हो गई। अभी अगर आप चाय पी रहे हो मेरा सुनते सुनते, तो आपकी टंग कॉन्शियसनेस भी पैदा हो रही है। कई लोग वीडियो ऑफ करके चाय पीते हैं ना। फिर यदि आप कोई चीज अपने हाथों से पैरों से स्पर्श कर रहे हैं, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस है, शरीर से स्पर्श करने वाली कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है, उदय होती है, पड़ी हुई नहीं है। ये दिमाग में हमको बैठाना है। अगर बुद्धिज्म को समझना है, तो ये हमको समझना जरूरी है कि जो भी हम समझ रहे थे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वो पैनसाइकिज्म है, वो आध्यात्मिक अवधारणा है, पर वो सही नहीं है। भगवान बुद्ध जिस लेवल पे जाके प्रज्ञा के द्वारा जिन्होंने समाधि प्राप्त की, सम्यक संबुद्ध हुए, जिनका मेन एरिया ही प्रज्ञा था, वो बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जादुई चीज नहीं है जो हर जगह है। प्लांट्स में कॉन्शियसनेस नहीं है, मिनरल्स में नहीं है, एनिमल्स में है क्योंकि एनिमल्स में सेंसेस है, ह्यूमन में है क्योंकि हमारे में सेंसेस हैं। समझ गया? अब उसके बाद हम जब भी मन से कोई विचार करते हैं, याद करते हैं कोई भी, तब हमारी माइंड कॉन्शियसनेस पैदा होती है। तो जैसे कोई सेंस, हमारा इंद्रिय कोई भी एक अपने विषय से को देखता है, तब कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है, और इसको कहते हैं कांटेक्ट, स्पर्श, फस्सा। और उसके बाद पैदा होता है फीलिंग। अब ये फीलिंग, हाँ सॉरी, बहुत थोड़ी सी मैंने बनाया है। अब जैसे हमने फीलिंग पैदा करी, सुख की भी होती है, दुख की भी होती है, और न्यूट्रल भी होती है। अब अगर हमने उस वेदना को पकड़ लिया, उसमें हमारा क्लिंगिंग हो गया, अटैचमेंट हो गया, तो फिर हमारे परसेप्शन, वही संस्कार और थॉट्स शुरू हो जाते हैं। और इनके बढ़ने से ही, विचारों के बढ़ने से ही प्रपंच शुरू होता है। मतलब विचारों का अनावश्यक फैलाव, कल्पनाएं, तुलनाएं, मेरा तेरा, मैं अच्छा वो बुरा, सब ये बातें, और अहंकार का खेल शुरू हो जाता है। अब जब ये प्रपंच बनता है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबके अंदर लेटेंट टेंडेंसीज है। लेटेंट मतलब सुप्तावस्था में हमारे विकार हैं, क्लेश हैं। किसी के में द्वेष ज्यादा रहता है, किसी के में गुस्सा ज्यादा रहता है, किसी के में जेलसी ज्यादा रहती है, किसी में लोभ ज्यादा रहता है। ये सारे जो क्लेश है ना, वो हमारे अंदर 7 टाइप की क्लेश रहते हैं। एक तो इंद्रिय सुख की है, गुस्सा, संदेह, घमंड, अविद्या, ऐसे करके 7 अनुशय, इसको अनुशय बोलते हैं, लेटेंट टेंडेंसीज है।
जैसे हमारा प्रपंच शुरू होता है ना, तो ये अनुशय जागृत हो जाते हैं, हमारे लेटेंट टेंडेंसीज जागृत 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 हो जाती हैं। और फिर उनके सक्रिय होने से उसके बाद हमारे मुंह से वो शब्द निकलता है जो हम कभी कहना नहीं चाहते, हम वो काम कर लेते हैं जो हम करना नहीं चाहते, या हम मन में ही इतना द्वेष, इतनी जलन, इतनी घृणा करते रहते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो पहला हमारा कांटेक्ट होता ही है, हम जब तक के आंख खोले तब तक हम पूरे समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर उसके साथ हमारे विचार का फैलाव कितना है, कितना हम अपने लिए ड्रामा इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी अपने लिए सेल्फ पिटी इकट्ठी कर रहे हैं, या जो भी आगे चल के देखेंगे, उसके द्वारा ही हमारा प्रपंच चालू होता है। प्रपंच के द्वारा हमारी जो क्लेश है वो उभरते हैं, क्लेश उभरे, और उसके बाद फिर झगड़े, टॉन्ट मारना, क्रिटिसिज्म, झूठ बोलना, ये सब चालू हो जाते हैं। अब हिंसा तक के भी लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि वेदना जब उत्पन्न होती है तो आप कोई भी चीज को ना सिर्फ देखो, हाँ ठीक है, अगर किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी तो ठीक है, बहुत दुखद दुखद वेदना, मुझे दुख हो रहा है, बस वहीं पे ही आपको खत्म कर देना है। मैं दुखी हूं नहीं बोलना है, मुझे दुखद वेदना हुई क्योंकि सामने वाले ने मेरे लिए अपशब्द बोले। अब इसके बाद हमको प्रपंच नहीं चालू करना, और ये होता है, ये होता है फ्रेंड्स। मैं आप भी महसूस करेंगे कि हमारे तो विचारों का कैसेट प्लेयर हमारा चालू हो जाता है, छैन बोलते हैं ना, बताऊंगी आपको आगे में चल के। तो यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप मान लीजिए अपने मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, आपने देखा आपका कोई एक फ्रेंड है, वो भी मॉर्निंग वॉक पे से वापस लौट रहा है, उसने आपकी तरफ देखा पर ना स्माइल दी, ना ग्रीट किया, आपने ऐसे सर भी हिलाया पर उसने कोई ग्रीट नहीं की और चला गया। अब आपके मन में अभी तक क्या हुआ था, आपने आंखों से उसको देखा, चेतना उत्पन्न हुई, पहचाने ये मेरी फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है, सब कुछ हुआ, आपने पहचान लिया। अब उसने आपको इग्नोर कर दिया, या वो अपने ही कोई प्रपंच में फंसा हुआ था। देखिए अगर वो मान लीजिए अपने ही मन में ख्वाबों में, बोलते ना डे ड्रीमिंग में कर रहा हो, अपने ख्यालों में डूबा हो, तो जैसे हम कभी रास्ते से गुजरते हैं ना और अपने ख्यालों में डूबे डूबे रहते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि हमारे पास से कितनी ट्रक गई, हम कितने चौक को क्रॉस करके आए, उस चौक में भीड़ थी कि नहीं थी, क्योंकि हम ऑटो पायलट चल रहे हैं पूरे समय हैबिचुअल माइंड से। तो हो सकता है आपके फ्रेंड अपने ही इनर डायलॉग में बिजी हो, तो आपकी तरफ देखा भी होगा, आपको वो देख भी रहा है, पर उसका अटेंशन नहीं किया आपकी तरफ कि आप वो हो, तो उसने ग्रीट नहीं किया। पर आपको क्या लगेगा उसी समय, क्यों इग्नोर किया? मैं उसको हमेशा मदद करता हूँ, जब भी मेरे को फोन करता है, यहाँ काम कर, गाड़ी दे दो, या कुछ भी सामान के लिए मेरे को फोन करता है, मैं तुरंत दे देता हूँ। और आज मैं उसको इतनी अच्छी सी स्माइल से, इतनी सुबह सुबह प्यारी प्यारी सुबह में मैं उसको गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, तो मेरे को जवाब नहीं दे रहा है। बहुत घमंडी है, पता नहीं वो मेरे लिए क्या सोचता है, हो सकता है मेरे लिए गलत ही सोचता हो। फिर उसके बाद प्रपंच और बढ़ा। हाँ, 8 दिन पहले भी ना मेरे को उस शॉप में मिला था, वहां पे भी मेरे को अनदेखा करके चला गया था। अच्छा, उस दिन भी मेरे साथ ऐसा किया था, क्योंकि हमारा प्रपंच एक ऐसा ब्रह्म जाल के समान है कि जिसमें वो फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, मतलब खत्म ही नहीं होता है। और फिर हमारे मन में उसके लिए दुर्भावना पैदा हो जाती है कि अच्छा बेटा ठीक है, अगली बार आना मेरे पास गाड़ी लेने के लिए या कोई काम के लिए आना, तब मैं बताऊंगा। और फिर जब वो आपसे मिलेगा अगली बार, तो या तो आप कमेंट करोगे, या उसको कोऑपरेट नहीं करोगे, या आप भी उसको इग्नोर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि हमारे में रिवेंज की आदत भी रहती है कि अरे तुमने मेरे को इग्नोर किया, मैं तेरे को 10 बार इग्नोर करके बताऊंगा। तो ये सब चीजें, अच्छा बुरा, ये सब कौन हमारा आ रहा है? सिर्फ हमने देखा, उसने इग्नोर किया, या इग्नोर उससे हो गया, पर हमने प्रपंच करके ड्रामा बना दिया और उसके लिए द्वेष कर लिया। किसी फ्रेंड ने हमारा अपमान किया, अपमान किया, उसके बुरे शब्द हमारे कान तक के गए, हमारी कान की चेतना उत्पन्न हुई, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत गंदी थी, हमने उसकी बॉडी लैंग्वेज को अपनी आंखों से देखा, हमको समझ में आ गया कि वो हमें बेइज्जत कर रहा है, सब चीज यहां तक के ठीक है, अब पहचानो।
वेदना होगी, दुखद ही होगी। कोई आपकी बेइज्जती करेगा तो आप खुश थोड़ी होंगे कि थैंक यू आपने मेरा अपमान कर दिया। आप दुखी होंगे, स्वाभाविक है। इस दुनिया में कोई भी अपने लिए अपमान नहीं चाहता है। और खासकर वो जो है ना, जो मैरिस ने बोला था, फियर ऑफ रिजेक्शन, नहीं वो तो कोई इंसान नहीं चाहता, क्योंकि हमारे में इनबिल्ट है। हमको हमेशा सम्मान मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले, ये हर इंसान चाहता है। एक इंसान दिखा दो जो एनलाइटन नहीं है और वो बोले कि मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, या मुझे इज्जत नहीं चाहिए, या मुझे एक ह्यूमन के तौर पे तो रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तालियां मत बजाओ, पर ह्यूमन के तौर पे तो मुझे रिस्पेक्ट मिले। पर ये जब हम देख लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक है मुझे दुखद वेदना हुई, मुझे दुख लगा, अब उसके बाद अगर हमने उस वेदना को पकड़ लिया, क्लिंगिंग कर ली, तो उसके बाद हमारा फिर प्रपंच चालू हो जाता है और द्वेष बढ़ता जाता है। और फिर उसके बाद हम दिन रात उसके लिए सोचेंगे कि उसने ऐसा क्यों बोला था, ये भी सुन रहा था, वो भी सुन रहा था, ये भी देख रहा था, और पता नहीं क्या क्या गड़े मुर्दे निकलने लग जाते हैं। 3 महीने पहले भी उसने मेरे को ऐसा बोला था, 6 महीने पहले भी उसने मेरे को ऐसा ही इग्नोर किया था। मेमोरी हमारी उस समय तो ऐसी हो जाती है जैसे हाथी की मेमोरी। ऐसे तो हमको एक नंबर याद नहीं रहता मोबाइल का, पर उसकी सब बातें हमको याद आ जाएंगी, ए टू जेड, पॉइंट टू पॉइंट आपको याद आएंगी, क्योंकि हमारा माइंड ये सब चीजों को मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखता है। जब हमको कोई हर्ट होता है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, पूरे समय अगर कोई आके आपसे बात अच्छी करके चले जा रहा है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ब्रेनिंग उसको प्रिजर्व करता है। पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो हम अपने सारे हर्ट्स, अपने सारे इमोशन जो दुख वाले हैं वो रखते हैं, तो हमको रिकॉल होने लग जाती है। फिर क्या होएगा, जैसे हम किसी और के ऊपर भी गुस्सा हुए तो घर में भी हमारा गुस्सा निकलता है, और जब वो हमको मिलेगा तब भी हम उसको कमेंट करेंगे। यदि वो नहीं भी मिला तो दूसरा कोई मिलेगा तो उसको बैठा के बताएंगे, देख वो कितना बदमाश है, वो ने ऐसे से किया था, उसने ऐसा किया था। तो ऐसे में करके बेजबरन निंदा और चुगली और ये सब चीजें अनावश्यक फैलाव हो जाता है। अगर सिर्फ हम देखेंगे कि हाँ मुझे दुख हुआ, तो और अगर हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, प्रपंच नहीं करेंगे, ड्रामा नहीं इकट्ठा करेंगे, तो हमारे जो अनुशय हैं, जो हमारे लेटेंट टेंडेंसीज है, जो क्रोध है, घृणा है, वो उत्पन्न नहीं होंगी, और आगे चल के वो झगड़ा, दुख नहीं बढ़ेगा। तो महाकात्यायन ने जब समझाया भिक्षुओं को, तो उन्होंने वही कहा कि जब तक कि आपके पास सेंसेस हैं, आप आंख खोल रहे हैं, तो आपको तो दिखेगा ही कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई सुनाई देगा, कोई ना कोई किसी का बिहेवियर आपको समझ में आएगा ही। पर अगर आप उस समय कुशल ध्यान, एक अच्छे से मेडिटेशन करते रहें, और योनिसो मनसिकार, ये योनिसो मनसिकार बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा बोला जाता है, जिसको वाइज अटेंशन बोलते हैं। योनि का मतलब होता है गर्भ या जड़, सो मतलब से, मनसिकार मतलब ध्यान देना, चिंतन मनन करना। तो अगर किसी ने आपको इग्नोर किया, तो आप पहले सोचो कि उसने इग्नोर किया तो मेरे को क्यों दुख लग रहा है, क्योंकि मेरे को अहंकार है ना कि वो मुझे नमस्ते करे, या किसी ने मेरा अपमान कर दिया, तो वाकई क्या मेरे में वो गलती है? गलती हो सकती है कि मेरी गलती हो और उसी के लिए वो मुझे डांट रहा हो, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि वो अपने द्वेष से कर रहा हो। तो बहुत सी चीजों में हमको उस अटेंशन को उस तरफ ले जाना पड़ता है कि हमारा इसका कारण क्या था, मतलब योनिसो मनसिकार का मतलब कि हमारा कारण क्या था। जैसे मैं फ्रेंड अपने एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एक बार और भी आप लोग को बताया कि एक बार मेरे को भाभी ने कुछ बोला था और मुझे बहुत दुख लगा था, क्योंकि सब लोग हंस रहे थे, और मैं उठ के चली आई थी और मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ ड्राइवर के साथ, और मैं डिनर नहीं करूंगी, और मैं उसके घर से वापस आ गई थी। घर में मैं जब आई तो मैं अपने कमरे में बंद हुई और 10 मिनट तक के सोची कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। जब मुझे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत ऑर्डिनरी वे में बोला था, पर लोग हंस लिए, और लोगों ने हंसा, वो मेरी बात में मुझे चुभ गई थी। और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस मेरा ईगो। क्योंकि देखो फ्रेंड, सब में ईगो होता है, और मैं तो स्वीकार करती हूँ मुझ में है अहंकार। अगर अहंकार नहीं होता तो मैं शायद एनलाइटन हो जाती थी, पर है अहंकार।
मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरा अपमान करे। तो उसने बहुत ऑर्डिनरी सेंटेंस ही बोला था किसी चीज को लेकर, मेरी ऐसे मजाक, अपन कभी मजाक नहीं करते हैं अपने रिलेटिव्स लोग, उसने बहुत ऑर्डिनरी मजाक किया था, पर लोगों ने हंसा और मैं अहंकार के वश उस डिनर को छोड़ के मैं घर आ गई थी। मुझे इतना फील हुआ। और उसके बाद मैंने दूसरे दिन खुद भाभी को फोन किया और मैंने बोला कि भाभी वो कल ना मेरे को थोड़ा पता नहीं कैसे बेचैनी लग रही थी और हेडेक भी चालू हो गया था। तो बोली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको नहीं समझ में आया कि मैं नाराज होके आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिप्लोमेटिक वे में निकली थी। पर मैं अपना रिग्रेट कर रही थी और मैंने उसको सॉरी बोला कि मैं आपकी पार्टी को छोड़ के आ गई क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था। ये 4-5 साल पहले की बात है। ऐसे ही कई बार मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे मेरी जेलसी है, यहाँ पर मेरा अहंकार है, बहुत सी चीजें हैं फ्रेंड, हमारे अंदर बहुत सी चीजें हैं, क्लेश हैं, जिसको हम अगर देखना चाहें अच्छे से तो देख सकते हैं, और नहीं देखना चाहें तो फिर तो मस्त मौला घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिसो मन से कार्य करने के लिए कच्चायान ने बोला कि यदि कोई देखेगा कि वेदना को सिर्फ कारण प्रक्रिया के रूप में देखेगा, अच्छा बुरा कोई पकड़ कर नहीं रखेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो ये प्रपंच रुक जाता है। तो असली दुख और झगड़ों का असली कारण बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन की अंदरूनी प्रक्रिया में है। जैसे कल कई मान लीजिए जैसे कोई एक है, वो मेरे से बहुत जेलस कर रहा है और मुझे पसंद नहीं करता है, तो वो द्वेष वश मेरे को कुछ ना कुछ बोलेगा ही, वो मुझे ट्रिगर करेगा, मुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैं अगर यूनिसो मन से कार्य करूं कि देखो मैं तो यहाँ पे गलत नहीं हूं, वो मुझे नीचा दिखा रहा है क्योंकि उसके अंदर क्लेश भरा हुआ है मेरे लिए, तो ठीक है, करुणा रखनी चाहिए। करुणा, करुणा का मतलब देखो फ्रेंड, बहुत अच्छा बुद्धिज्म में समझाते हैं कि जो आपका अपमान कर रहा है उसके प्रति करुणा रखो। तो आप बोलोगे क्यों करुणा रखेंगे भाई, वो मेरा अपमान कर रहा है और मैं करुणा रखूं? नहीं, करुणा इसलिए रखनी है कि उस बेचारे को नहीं मालूम कि वो कितने बड़े कर्म इकट्ठे कर रहा है। जो वाचिक हिंसा किया मेरे साथ, जो मानसिक हिंसा किया मेरे साथ, उसको भोगना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई ट्रिगर नहीं किया, पर उसने द्वेषवश मेरे ऊपर कीचड़ फेंका, तो कीचड़ की भरपाई उसको भरना पड़ेगा। तो उस भाव से आप करुणा करिए कि बेचारे को कर्म भोगना पड़ेगा, वो अज्ञानी है। वहां पर ये चीजें जो बुद्धिज्म मैं बता रही हूँ ना, मतलब उनकी शिक्षाएं पढ़ोगे आप, जितना डीप जाओगे तब आपको लगेगा सिर्फ आपको सुधरना है, और किसी दुनिया में किसी आदमी को नहीं सुधारना है, सुधार ही नहीं सकते, सिर्फ खुद को सुधार लो। तो ये दुख को समझने का बहुत अच्छा तरीका है कि यूनिसो मन से कार्य करें कि क्यों दुख हो रहा है, और जहां पे अपना प्रपंच है तो आप पहचानो कि यस प्रपंच चालू हो गया, ड्रामा चालू हो गया हमारा, अब मुझे नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि व्यवहारिक रूप से महाकात्यायन उनको भिक्षुओं को समझाते हैं कि मेडिटेशन तो आपको करना ही है, पर सती पट्ठान करना है। सती पट्ठान मतलब माइंडफुलनेस करना है, उसमें 4 स्टेप होते हैं, जो 4 स्टेप मैंने आपको बताया था, कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना, धम्मानुपासना, ये 4 अलग अलग अंग हैं उसके, और चारों में अलग अलग स्टेप्स हैं। कई लोग सिर्फ चित्तानुपासना को ही पकड़ के आगे चलते हैं, कई लोग धम्मानुपासना को करते हैं, कई लोग कायानुपासना को करते हैं, और कई लोग चारों को मिला के करते हैं। मतलब सामने वाले ने बोला तो उन लोग महसूस करेंगे कि मेरी हार्ट बीट को क्या हुआ, मेरे बॉडी में क्या सेंसेशन हो रहा है। तो मैं अपने मन को देखती हूँ, मेरे को लगता है हाँ मेरे मन में कुछ तो खुजली हो रही है, अब मेरा मेरा पारा बढ़ रहा है, अब अति हो गई। तो जो भी आपको माइंडफुलनेस, ये जो 4 स्टेप है उसमें से किसी को भी आप पकड़ के कर सकते हो, और फिर योनिसो मन स्वीकार करो कि इसका रीजन क्या है, क्या मेरा अहंकार है या उसका द्वेष है या मेरी जेलेसी है। बहुत से रीजन होते हैं, हम कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है, तभी अभी तक के ये बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी तक के, है ना, एनलाइटन कोई नहीं हुआ है। तो समस्या बाहर नहीं, मन के अंदर है, और समाधान भी मन को सही तरीके से देखने की आदत में है, यानी कि योनिसो मनसिकार। याद रखिएगा ये वर्ड को, कि मुझे सोचना है कि अगर किसी ने मेरे को हर्ट किया तो वहां पे मेरा ईगो है कि क्या है। और एक सेल्फ पिटी के बारे में आप लोग को मैं बोलना चाहूंगी फ्रेंड, हम लोग ना सेल्फ पिटी के कारण बहुत ड्रामा बनाते हैं, बहुत ड्रामा बनाते हैं।
बहुत सारी वाइफ भी बनाती होंगी, मेरे हस्बैंड तो मेरा काम ही नहीं कर देते हैं, बाजार का भी काम करना पड़ता है, मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, फिर वो अंदर में प्रपंच चलते रहता है। बच्चों को मैंने बोला कि बेटा पाप बॉटल्स भर दो, या थोड़ा सा ये डाइनिंग टेबल साफ कर दो, मेड चली गई है, बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, वो प्रपंच चालू हो जाता है। फिर जैसे किसी फ्रेंड की फोन आई, सीधा सब 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 हम चालू हो जाते हैं, ऐसा हुआ, बच्चे ने ऐसे किया, हस्बैंड ने ऐसे किया, क्योंकि वो प्रपंच तो चल ही रहा था ना, बस बोलना बाकी था। किसी ने फोन किया, वो भी चालू हो गया। अब बुद्धिज्म में एक और बाद में भिक्खु बने, जिनका नाम था नानानंद थे। उन्होंने प्रपंच के ऊपर पूरी एक बुक लिखी है, कॉन्सेप्ट एंड रियलिटी इन अर्ली बुद्धिस्ट थॉट, 1971 में लिखी थी, पूरे प्रपंच पे थी। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्चुअल प्रोलिफरेशन है, वो हमारे विचारों का अनावश्यक फैलाव है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, कभी कभी बहुत छोटी सी बात होती है। मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को बोल दिया कि तुम बहुत खर्चा करती हो, बोल के तो हस्बैंड चले गए, वाइफ बैठ के दिमाग में लगाएगी, खुद नहीं करते हैं, उनके घर में नहीं करती क्या उनके मम्मी और पापा, मैं थोड़ा सा कॉस्मेटिक ले ली, थोड़ा सा ये कर ली, तो उसमें उसको प्रॉब्लम होता है। वो प्रपंच चालू हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है। तो ये जो प्रपंच है वो रिश्तों को भी कमजोर करता है। तो वो उन्होंने सब बताया है इसमें कि हमारे एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी होता है ना, हम उसको एक्सपीरियंस की तरीके से नहीं देखते हैं, और अधिक थॉट्स, इमेजिनेशन, लेबल्स, कंपैरिजन और स्टोरीज बनाने लग जाते हैं। और ये स्टोरीज जो बनाते हैं, लेबलिंग करते हैं, वो हमारी रियलिटी को ढाक देता है, और एक एक आर्टिफिशियल स्क्रीन बन जाती है, जिसमें हमारा हस्बैंड भी बुरा हो जाता है, हमारे फ्रेंड लोग भी बुरे हो जाते हैं, हमारे कलीग भी बुरे हो जाते हैं। वो स्क्रीन, क्योंकि जो प्रपंच में चला रही हूँ, जो इंटरप्रिटेशन मैं कर रही हूँ, वही तो मेरे को दिखेगा ना। फिर उसकी इमेज बन जाती है। जैसे मान लीजिए 2 बार मेरे को किसी फ्रेंड ने मुझे गलत गलत बोला, कमेंट किया, कुछ भी किया, मेरा प्रपंच तो चला। अब मेरी इमेज उस फ्रेंड के लिए क्या बन जाएगी, ये अच्छी नहीं है। अब जब वो तीसरी बार मुझसे कम्युनिकेट करेगी, तो वो जो स्क्रीन में मैंने देखा था ना पिक्चर, वो चलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कई लोग बहुत डिफेंसिव मोड में रहते हैं। मेरी एक फ्रेंड के साथ बता रही हूँ, जैसे उसने एक मैसेज किया, तो मैंने कहा अरे आज इतने दिनों के बाद याद आ गई। कितना ऑर्डिनरी सेंटेंस है कि अरे इतने दिनों बाद याद आ गई, बिल्कुल डिफेंसिव मोड में। आपको तो बस सार्कास्टिक कमेंट करना आता है, मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया। मेरा एक टेक्स्ट मैसेज में मैंने कोई टोन नहीं थी देखी। एक होती है वर्ड्स में टोन बोलते हैं, अपन बोलते हैं अरे आज याद आ गई, या हम बोलेंगे अरे भैया आज बहुत दिनों के बाद याद आ गई। हमारी टोन बहुत सी चीजें बताती है, पर टेक्स्ट मैसेज क्या बता रहा है उसको? टेक्स्ट मैसेज उसको वही बता रहा है जो उसने मेरे लिए इमेज करके रखी थी कि नीता दी सार्कास्टिक है। तो वो हर बार मुझे डिफेंसिव, मतलब वो पूरे समय डिफेंसिव मोड में रहती है। तो कभी कभी ऐसे लोगों से ना, मतलब आश्चर्य लगता है कि एक ऑर्डिनरी सेंटेंस सिर्फ इतना बोल सकती थी, जैसे मैंने बोलते बहुत दिनों बाद याद आ गई, तो हम बोल सकते हैं हाँ बस यूं ही। यहाँ कभी कोई काम पड़ गया, यहाँ भाई मुझे काम आ याद आ गया, बोलने में क्या है। मैं तो कई लोग को फोन करती हूँ, मैं बोलती हूँ यार तुम्हारी बहुत याद आ रही थी क्योंकि मुझे कुछ काम है। मैं तो साफ बोल देती हूँ, झूठ क्यों बोलना। भैया तेरी तभी याद आ रही है जब हमको कोई काम पड़ा, नहीं तो तू याद नहीं आती हमको। कुछ नहीं होता है। पर ये जो ड्रामा है, जो ये इमेज बना के रख लेते हैं ना हम लोग सब लोगों की, वो गलत है। कुछ लोगों की बनी रहनी चाहिए, जो निगेटिव है उनकी बने रहनी चाहिए वो वाली इमेज, ताकि हमारे फिर से कनेक्शन में नहीं आए। तो ये जो हमारे नानानंदा थियर थे, उन्होंने बोला कि ये जितने प्रपंच है ना, वो आपके आपके ईगो से ही पैदा होते हैं। ईगो 3 टाइप के हैं बोले। आपकी यहाँ तो क्रेविंग है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, या मैं बेहतर हूं, या मैं कम हूं, तुलना करते रहते हैं, या गलत धारणाएं या सिद्धांत जो हम पकड़ लेते हैं। यहाँ गलत सिद्धांत और धारणाएं को मैं कैसे बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैं बुद्धिज्म की क्या क्या अनात्मा, भगवान ने ये क्या नीता दी ने शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने हिंदुइज्म को इतनी जोर से पकड़ा हुआ है
कि अपने रिचुअल्स, अपने कर्मकांड को छोड़कर वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते। मैं ये नहीं कहती कि बुद्धिज्म को फॉलो करो, बस उसकी टीचिंग को आप समझिए। मत मानिए बुद्धा को, बुद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके कोई पूजा पाठ से, ना ही कोई देवी देवता को पड़ने वाला है। पर भगवान बुद्ध ने जो कर्म के बारे में बताया उसको तो समझिए। ये प्रपंच, हम कितने कर्म बनाते हैं। अभी हम सब सभ्य हैं, कोई किसी को एक झापड़ नहीं मारता जाके, कोई किसी को गाली गलौच नहीं करता रोड में खड़े होके, पर मन में हमारे द्वेष और उसके लिए बुरी भावनाएं आती ही हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा जाल होता है हमारे कर्मों का, मन से। तो चलिए ठीक है, उन्होंने कहा, नानानंदा ने बोला कि जब आपने कोई भी चीज देखी या कोई भी चीज सुनी तो वहां पे मैं नहीं था, समझ रहे हैं? वहां पे सिर्फ क्रिया हो रही थी, प्रक्रिया हो रही थी, डिपेंडेंट। उसकी आवाज मेरे कान तक के गई, मेरी ईयर कॉन्शियसनेस पैदा हुई, मैंने सुना, मैंने देखा उसको, मेरे को गंदे तरीके से देख रहा है, मेरी आंख की चेतना उत्पन्न हुई, मैंने देखा। वहां पर कोई मैं नहीं है। कहानी मोड़ लेती है जब हम उसको मैं के साथ जोड़ देते हैं। अब मुझे दुख हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? मैं दुखी हूं, मैं गुस्सा हूं। बोलते नहीं, ऐसा नहीं, मुझे दुख हुआ, मुझे गुस्सा आ रहा था, बस इतना ही। फिर मैं जहां पे जुड़ जाता है वहां पे अहंकार सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और अपने जाल में फंसते जाता है, वही प्रपंच चालू हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने भी वही कहा, वाइस अटेंशन, योनिसो मनसिकार और माइंडफुलनेस, विचारों को बिना पकड़े, सिर्फ बिना बढ़ाए छोड़ देना। बाहर की दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मन के विचारों में ही है। वो भी यही समझाते हैं कि वो कहते हैं, नानंदा ठेर कहते हैं, प्रपंच को मन की सबसे बड़ी धोखाधड़ी मानते हैं, जो छोटे से एक्सपीरियंस को इतना कॉम्प्लेक्स कर देता है, इतना दुखी बना देता है कि जिसकी व्याख्या ही नहीं खत्म होती है हमारे मन से। तो ये सब था। और हाँ, तो जैसे गुस्सा आए तो देखिए, आजकल कई लोग माइंडफुलनेस को क्या बोलते हैं कि जो भी इमोशन आ रहा है ना, सिर्फ उसको देखो, कुछ भी मत करो, अपने आप वो डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप डिजॉल्व कर लीजिए, है ना। देखते रहिए कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुट्ठी भी भींच सकते हो, दांत को भी पकड़ सकते हो, गुस्सा आ रहा है, बोलना कुछ नहीं है ना, दांत को भींच लो। अब उसके बाद फिर भी गुस्सा का कोई प्रपंच चालू हो गया, तब तब आपको सतर्क रहना है। भगवान बुद्ध ने जब सचेतनता बोला, मतलब अवेयरनेस बोला, तो वहां पर अलर्टनेस भी बोलते हैं कि वहां पर देखो कि कहीं फिर से तुम कोई बुरी भावना तो नहीं चालू हो गई है। बुरी भावना चालू हो गई है तो सिर्फ देखना नहीं है, क्योंकि फिर तुम उसमें बह जाओगे, वे प्रपंच तुमको ले जाएगा। तो वहां पर आपको अपने योनिसो मन स्वीकार करना कि क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों हो रहा है, और ये जो मैं उसके लिए दुर्भावना करूंगा तो मेरा ही कर्म बढ़ेगा ना, उसका नहीं बढ़ेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, आपको बताया था कि बुद्धिज्म में बोलते हैं कि आपके एक एक इमोशन, आपके एक एक थॉट आपकी अगली वाली जन्म की बॉडी भी बनाते हैं, आपका चित्त भी बनाते हैं, आपका सुख दुख जो भी हमको मिलने वाला है वो सब वहीं से डिटरमाइन होना शुरू हो जाता है। मतलब हर सेकंड हम अपने भविष्य के जन्म को लिख रहे हैं, हर सेकंड। तो यहाँ पे आपको करना है। जैसे कोई आलोचना करे, उन्होंने भी वही समझाया है। वो चलिए ठीक है, टाइम नहीं हो रहा है तो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ ये वाला नालंदा का। अब मैरिज थिबॉट का कह रही हूँ। अब क्या है कि इसकी मैंने पीपीटी नहीं बनाया, पता नहीं कैसे भूल गई, बहुत अच्छा था ये वाला। देखिए, अभी तक तो हम ये बुद्धिज्म का पढ़ रहे हैं, ये प्रपंच पंच, कई लोग को शायद योनिसो मनसिकार वगैरह सब नहीं समझ में आएगा, आजकल के सब न्यू वाले लोग हैं। तो मैरिज, थिबॉट मैरिज ने क्या किया था, इसी को ही अपनी लैंग्वेज में एक टर्मिनोलॉजी को चेंज किया और वही चीज दिया जो भगवान बुद्ध ने दिया। उसने कहा कि कोई भी एक्सपीरियंस जब आता होता है, चाहे वो अपमान का हो, चाहे किसी और चीज का हो, पहला होता है इंटरप्रिटेशन, आपका मन कैसे उसकी व्याख्या कर रहा है। दूसरा होता है प्लस आइडेंटिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन कैसे मन ने व्याख्या की, वही प्रपंच। और फिर आइडेंटिफिकेशन, जो मैंने कहा कि जैसे अभी पहले तो सिर्फ हम देख रहे थे, हम सुन रहे थे, जैसे उसमें मैं जुड़ा, मतलब आइडेंटिफिकेशन हुआ, मैं
मेरा अपमान हो रहा है, मुझे गालियां दी जा रही हैं, जैसे आइडेंटिफाइड हुए, फिर उसके बाद अपने थॉट्स का आपका रिपीटेशन होगा। तो उन्होंने कहा, थेबॉट ने कहा, इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। कितना, वही चीज को उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी में बोला। आपको जो समझना समझिए, मैं योनिसो मनसिकार का समझना चाहूंगी कि हाँ, मुझे समझना है कि मेरा प्रपंच चालू हो गया, तो मुझे बार बार पकड़ना है कि उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए मेरा प्रपंच चालू हो गया है, क्योंकि वहीं पे हमको रुकना है। इन्होंने भी कहा कि यू आर नॉट योर इमोशंस, आप भावनाएं नहीं है, वो आती हैं जाती हैं, जैसे कपड़े या बादल हमारे लाइफ में आते हैं और जाते हैं। लेबल योर इमोशन, आई एम सैड की जगह बोलो आई फील सैड, आई एम एक्सपीरियंसिंग अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। इससे आपके और आपके इमोशन के बीच में दूरी बढ़ेगी। और अपनी स्टोरी को बदलें, रिफ्रेम करें अपने इंटरप्रिटेशन को, अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, बिना आइडेंटिफाई हुए, बिना रिपीटेशन को करे हुए। वही सब बोल रहे थे बॉड भी, जो भगवान बुद्ध कहते हैं। अब थिच नहत हैन ने बहुत अच्छी एक बुक है उनका, उनकी बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हार्ट के ऊपर है कुछ, उसमें से ये वाला पोर्शन मैंने निकाला था। एक मिनट। थिच नैथ ने कोई बुक में लिखा था कि ये जो हमारा प्रपंच वाला काम है ना, ये हमारी हैबिट एनर्जी है। क्योंकि हम बचपन से लेके, जरा सा हमको कुछ भी मम्मी पापा ने चिल्लाया तो हम गुस्से में चले गए, मम्मी पापा को तो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, हम रूम में चले गए, अंदर ही अंदर अपने चीजों को करने लग गए, द्वेष को, मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, पापा ने ऐसे रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया। वो हमारा जो हैबिट है ना, वो बचपन से ही है, और यही नहीं कई जन्मों से है ना। तो हम अपनी पुरानी आदतों की वो जो ऊर्जा है, हमको बार बार गलत ढंग से देखने में और रिएक्शन देने में उलझा देती है। ये हैबिट एनर्जी है। इसीलिए हम छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बड़ा रूप दे देते हैं। थिच कहते हैं कि कभी कभी लगता है कि हमारे दिमाग में एक पुराना कैसेट प्लेयर लगाया हुआ है, जो दिन रात बिना रुके चलता रहता है, हम चाहकर भी उसको बंद नहीं कर पाते। इनर डायलॉग के लिए बोल रहे हैं। ये कैसेट प्लेयर हमारा इनर डायलॉग है। जैसे ही कोई छोटी घटना होती है, ये तुरंत शुरू हो जाता है, उसने मुझे क्यों इग्नोर किया, क्या मुझसे कोई गलती हुई, क्या वो मुझे पसंद नहीं करता, कल भी उसने ऐसे ही किया था, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, मैं कोई कमजोर नहीं हूं, या मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता हूं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करके हमारा इनर डायलॉग चालू हो जाता है। और ये कभी कभी हम, हमारे अंदर गुस्से में चिल्लाती है ये आवाज, इनर डायलॉग। और कभी कभी खुद को बहुत ब्लेम करते हैं कि मैं ही पागल हूं, मैं ही उसको ज्यादा तवज्जो दे रही हूँ, मैं ही उसको सर पे चढ़ा के रखी हूँ। कभी दूसरों पे हम ब्लेम लगाते हैं। ऐसे करके दिन रात ये कैसेट चलता रहता है और हम बेचैन रहते हैं। या फिर जब हम सो जाते हैं तो हमारे पास बैड ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि हमने जो ये कैसेट प्लेयर चलाया था ना, वही फिर फिल्म बना के हमको दिखाता है रात को। तो धीरे धीरे हम चिंता में डूबते जाते हैं, और एक छोटी सी बात हमारे पूरे दिन भर की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते रहती है। तो असल में जो हमारा इनर डायलॉग है, वही अनावश्यक है, बेजबरन है। समस्या बाहर में नहीं है, अंदर में है, वो भी वही कह रहे हैं, और समाधान भी अंदर में ही है। और उन्होंने भी कहा, सती पठान और होशपूर्वक माइंडफुलनेस बहुत उपयोगी है। जब भी कोई भावना उठे, प्रपंच चालू हुए, आपका ये कैसेट प्लेयर चालू हुआ, देखिए आप कैसेट प्लेयर बोलो, इंटरप्रिटेशन बोलो, जो भी बोलिए, टर्म्स अलग अलग हैं, अर्थ वही है। जहां प्रपंच प्रपंच चालू हुआ, ड्रामा चालू हुआ, तुरंत वहीं पे ही स्टॉप करना है। और नहीं स्टॉप किए तो फिर आपकी ओवर थिंकिंग सारा दिन चलती रहेगी। चाहे वो मेड की बात पे हो, चाहे हस्बैंड की बात पे हो, चाहे फ्रेंड की बात पे हो। हम सोशल एनिमल हैं, हम अकेले जंगल में नहीं रह रहे हैं, हमको लोगों के साथ उठना बैठना काम करना पड़ता है।
और हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो सोच, अपने कैसेट को पहचानना है और उसको सुनना शुरू करना है और ऑब्जर्वर बनना है। तो थिच हैन बोलते हैं सबसे अच्छा है कि आप मेडिटेशन अच्छे से करिए। जैसे जैसे आप मेडिटेशन अच्छे से करते जाएंगे, डीप करते जाएंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ते जाएगी, तब आप अपने कैसेट प्लेयर को सुनना शुरू कर सकते हो, पहचानना शुरू कर देते हो कि यार फालतू में मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, जो हो गया, कर दिया, कुछ और काम कर लेते भाई सार्थक। तब आप उसको बिना पकड़े केवल देखते हैं और फिर धीरे धीरे आपका कैसेट प्लेयर थोड़ा सा स्लो वॉल्यूम में बोलना शुरू करता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो थिचैन एक बहुत सुंदर तुलना देते हैं। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे 17 सेंचुरीज के, डेस्कार्टिस। उसने फिलोसोफर ने कहा था, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई थिंक देयर फोर आई एम। तो वो कहते हैं थिचैन, नहीं, जब तक मैं सिर्फ सोचता रहता हूं तब तक मैं वास्तव में हूं ही नहीं। अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं हूं कहां। वाकई वो कितना अच्छा थिचैन बोल रहे हैं कि डेस्कार्टिस को तो ये स्टेटमेंट को ही गलत कर दिए कि जब तक कि हम सोचते रहेंगे हम कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बह गया पूरा। अब इसी को ही जो सीबीटी है, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, उसमें भी इसको अप्लाई किया जाता है। प्रपंच को कॉग्निटिव थेरेपी में कहा जाता है ऑटोमेटिक थॉट्स। जो हैबिट एनर्जी उन्होंने कहा, इसको इन्होंने ऑटोमेटिक थॉट्स कहा या रूमिनेशन कहा। रूमिनेशन मतलब बार बार निगेटिव थॉट्स का बार बार आना। एक आदमी आपकी इंसल्ट करके चला गया, महीनों तक के वो रूमिनेशन के द्वारा बार बार आपको याद आता रहेगा। मेरे साथ तो हो चुका है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं तो कर चुकी हूँ, मैं ये सब चीजों से गुजर चुकी हूँ। और परेशान सिर्फ हम ही होते हैं, सामने वाला सुखी हो गया, हम परेशान हो रहे हैं। बहुत बार ऐसे लाइफ में इंसिडेंट हुए हैं कि बार बार ये लगता है, ये प्रपंच शुरू हो जाता है कि वो मुझे डिसलाइक करता है, क्यों इग्नोर कर रहा है। टेंशन, गुस्सा, डिप्रेशन, ये सब इसी से ही आता है। तो थिचैन भी कहते हैं कि मेडिटेशन तो करना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ आपको माइंडफुलनेस जरूर करना है। हम लोग क्या करते हैं कि मेडिटेशन करते हैं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, कई लोग और उससे ज्यादा, और सज्जन सांगत्य भी कर लेते हैं, स्वाध्याय बुक्स वगैरह भी पढ़ लेते हैं। तब हमको लगता है कि हमने अपना पैकेज पूरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि पृथ्वी सर ने बोला था 33%, 33%, 34%, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब मैं मुक्त हूं। तो यहां पर नहीं है। माइंडफुलनेस पृथ्वी सर ने भी बताया था, और माइंडफुलनेस बेस है बुद्धिज्म का। किसी भी धर्म ने कभी भी माइंडफुलनेस को इतना जोर नहीं दिया है जितना बुद्धिज्म में दिया है। आप जो अभी हमको पूर्णिमा जी समझा रही है, मेटाकॉग्निशन, अपने सोचने के बारे में सोचना है कि मेरा प्रपंच चालू हो गया है क्या। क्योंकि जब तक कि हम आंख बंद करके बैठ रहे हैं तब तक के वो सिर्फ मेडिटेशन है। और जैसे हमने आंख खोला, देखिए 1-2 घंटा मेडिटेशन करेंगे, बाकी टाइम तो आप आंख खोल के ही काम करेंगे पूरे समय। जब तक के आंख खुली है तो आप कोई ना कोई चीज देखेंगे, कोई ना कोई यूट्यूब सुनेंगे, कोई ना कोई फ्रेंड लोगों से बात करेंगे, घर में और लोगों से बात करेंगे, नेबर से बात करेंगे। तो ये हमारा चेतना और उसका फस्सा, जिसको संपर्क बोलते हैं, सेंसेस, ऑब्जेक्ट, ये सब हमारा होता रहेगा। कॉन्शियसनेस उत्पन्न होते रहेंगी, वेदना उत्पन्न होते रहेंगी, सुख की भी दुख की भी। पर जब दुख की उत्पन्न होती है तो समझना है कि ये मेरी दुख की वेदना है, मुझे दुख हुआ, वाकई मुझे दुख हुआ, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझसे गलत शब्द बोले। पर इसको प्रपंच नहीं बनाना है, यहाँ पे अलर्ट रहना है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आंख खुलती है, माइंडफुलनेस में जब आप आते हो तो आपको हर पल उपस्थित रहना है और अलर्ट होके देखना है कि किसी भी तरीके से हम प्रपंच में फंसे नहीं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। तो आपको रोज मेडिटेशन करना है और
जैसे जैसे आपका मेडिटेशन होगा गहरा, तो आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी और इक्विमिनिटी भी बढ़ेगी, उपेक्षा का भाव भी बढ़ेगा। और फिर जब आप ऑफिस में रहो, घर में रहो, आंख खुली रखो तो सचेत रहो पूरे समय। जैसे नदी का पानी बह रहा है और आप देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बहुत सी चीजें आपके पास से होते जाएंगी। पर रिश्तों को और परिवार की छोटी छोटी बातों को बढ़ावा मत दें। तो रोज संकल्प करें कि मैं आज जागरूक रहूंगा, मेरे सामने जो भी एक्सपीरियंस आए उसमें मैं उलझूंगा नहीं, प्रपंच मैं नहीं बनने दूंगा, शांति मेरे भीतर है। और हर दिन ये बढ़ती जा रही है, मतलब शांति बढ़ते जा रही है, प्रपंच नहीं बढ़ रहा है। तो ये आपको रोज अपने आप से एक संकल्प, मतलब एक आप अपना डिटरमाइन करते हो कि नहीं, मुझे नहीं फंसना है इस प्रपंच में। और देखो, कितना भी हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, मैं भी खुद अपना एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि हम कई बार इसमें फंस जाते हैं। पर जहां पे आप फंसे, जहां पे आपको लगे कि नहीं, अब मेरा ड्रामा चालू हो गया, जैसे उन्होंने कहा ना, इंटरप्रिटेशन, ड्रामा चालू हो गया, वहीं पे रुक जाए। और सिर्फ एक ही चीज याद रखें कि मैं जो सोच रही हूं वो मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। 99% वो बुरा होगा, क्योंकि आप द्वेष है, ज्वेलसी है, हेट्रेड है, जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए ही नुकसान कर रहा है। हमारे भविष्य के जन्म के लिए, इसी जन्म में हमको जो जो मिलने वाला है हमारे कर्म के अनुसार, वो इसी का ही कम्युलेटिव चीजें होती हैं, एक जोड़ होता है। तो वहीं पे रोक ले। देखिए, मैंने आपको थिबॉट मैरिज का भी बताया और नालंदा थेर का भी बताया। एक मैं उनकी पीपीटी से दिखाना चाह रही थी कि इन्होंने जो बुक लिखी है, देखिए पढ़ने के लिए अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट इन रियलिटी बहुत फेमस उनकी बुक है और काफी चर्चा में है, ये साइकोलॉजी वाले लोग इस बुक को पढ़ते हैं। और ये थिबॉट मैरिज का जो मास्टरी और इमोशन, इसके मेरे लाइव सेशन में या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मास्टरी और इमोशन के हैं 2-3 पार्ट्स मैंने बोले थे, वो भी आप सुन सकते हैं। आपको जो भी टर्मिनोलॉजी में समझना है, आप ही को समझना है। और अगर आपको लगता है कि मैं इतने सालों के बाद भी मेडिटेशन करके क्यों नहीं अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आपको ये समझना है कि मेरी आदत हो गई है उस हैबिट एनर्जी में फंसने की, प्रपंच में फंसने की। मैं छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेती हूँ और उसके लिए फिर मैं अपने ड्रामे बनाती हूँ। और ड्रामे में हर कोई अपने आप को हीरोइन या हीरो ही बना के रखता है। सबको लगता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं तो बोलूंगी नीता बहुत अच्छी है। सबको लगता है कि मैं अच्छा हूं, हम बुरे हैं ही नहीं। बस वो तो हमारे साथ दूसरे लोग बुरा कर लेते हैं। पर सोचा जाए तो हमारे अंदर भी द्वेष है, जेलसी है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब 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 है। पर कहाँ पे हमको उसको रोकना है और कहाँ पे अपने कर्म, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा ना, मुझे जरा भी नेगेटिविटी आती थी तो मैं एक ही चीज बोलता था कि अरे बाबा, ये तो मुझे नहीं लेके जाने वाला है। वो बाबा बाबा नहीं बोलते भाई, मैं अपने मन से बोल रही हूँ कि अरे भाई, ये तो मुझे लेके नहीं जाएगा निर्वाण तक के, मेरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, मैं अपने ही कर्म बढ़ा रहा हूँ। तो मैं ना सबसे पहले यही सोचती हूँ, अरे बाप रे मेरा कर्म बढ़ रहा है। फिर अगले जन्म में मान लो एकदम गंदे से दिखने वाले बन गए, या एकदम ही कोई हमको पसंद ही नहीं करे, क्योंकि देखिए हर एक का इफेक्ट पड़ता है ना हमारे रिलेशन पे भी। मतलब समझ रहे हैं, आपका जैसा व्यवहार रहेगा ना, वो अगले जन्म में आपका वातावरण भी आपको मिलेगा वैसा ही। अगर अच्छे रहोगे तो आपकी फैमिली अच्छी रहेगी, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा, प्यार करने वाला रहेगा। और यहीं पे द्वेष वेष करते रहे तो अगले जन्म में जो 10 फ्रेंड मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे, 2 फ्रेंड मिल जाएंगे, फिर बैठे रहना। तो एनीवे, आप लोग को जो भी टर्म से समझना समझिए। ओवर थिंकिंग को बंद करने के लिए सिर्फ वही है, माइंडफुलनेस। गुस्सा आए, कुछ भी आए, तो अपने प्रपंच में मत फंसिए, माइंडफुल रहिए और अलर्ट रहिए। तो आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। देखिए, सार्थक विचार तो आपको करना ही है। आपको कल क्या करना है, कल कौन सी सब्जी बनानी है, कल मेड को क्या बोलना है, वो सब चीजें तो हमारी सार्थक विचार है, हमारे को करना ही है और करना ही पड़ता है।
पर ये व्यर्थ की बातें अगर आप काट देंगे ना लाइफ में, अगर देखेंगे तो 70% ये हमारी ओवर थिंकिंग ने यही प्रपंच के कारण होती है। बहुत बार आप पकड़ना, आज आज से ना मैं अगले पता नहीं किस दिन लूंगी मैं सेशन, तब मैं आप लोगों से पूछूंगी कितने प्रपंच हम बनाते हैं। अरे हस्बैंड एक छोटी सी बात बोल के चला गया, उसमें भी हम अपने प्रपंच बनाने शुरू कर देते। मैंने कहा ना तुम बहुत खर्चा करती हो, तो ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, खुद नहीं करते, ये नहीं करते, क्यों बनाना भैया। बोले ठीक है भाई, खर्चा करती हो, ठीक है, हो गया, थैंक यू, चलो आगे बढ़ो। ऐसे करके आप लेट गो करते जाओ और लाइफ को सुखी बनाते जाओ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स।